में। आप बच्चों को लगता है जहां मर्जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, जहां मर्जी नहीं लगाया। नहीं, मेरा ऑब्जर्वर जमीन पे ही खड़ा है भाई, मैं ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में ही काम कर रहा हूं। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग इस वीडियो में एक कार की स्किडिंग और ओवरटर्निंग को एनालाइज करेंगे। किस कंडीशन में कार स्किड कर जाती है, अगर वो एक शार्प टर्न के ऊपर घूम रही हो, या किस कंडीशन में वो ओवरटर्न कर जाती है, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज ओवरटर्निंग, पलट गई, टॉपलिंग। तो कब कार स्किड करेगी और कब कार ओवरटर्न कर जाएगी, आइए इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि देयर इज अ कार विच इज ट्रैवलिंग ऑन ए सर्कुलर फ्लैट रोड, दैट मीन्स वी आर नॉट कंसिडरिंग any what do you call it, banking of track, banking of road. The road is flat, horizontal, and there is a circular turning on the road, and the car is negotiating that particular curve. The coefficient of friction between the tire and the road is mu. Okay, for what value of b by h the car will overturn before skidding? What is b? B is distance between the rear two wheels or front two wheels of the car. And what is h? H is height of center of mass of the car. This black dot is center of mass. It is height of center of mass of the car from the road surface. So for what value of b by h the car is going to overturn before skidding? अगर हम कार की स्पीड को बढ़ाएं तो दोनों रिस्क बढ़ जाते हैं। कार स्किड कर सकती है और कार ओवरटर्न भी कर सकती है। तो b बाई एच की क्या वैल्यू होने से कार पलट जाएगी रादर देन स्किडिंग, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आइए इसको समझते हैं। ये कार का एक रियर व्यू दिख रहा है आपको इस समय बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे एक सर्कुलर टर्निंग है, मैं उसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक ऐसी टर्निंग है जिसपे ये गाड़ी घूम रही है। आई होप इट यू अंडरस्टैंड दिस। और ये जो रोड है ये एक सर्कल के शेप में है, और सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। तो रोड का सेंटर, या मोटा मोटी बोलिए कार का जो सेंटर ऑफ मास है वो आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। द आर इज लार्ज कंपेयर टू बी, देयरफॉर इट हार्डली मैटर्स कि हम सर्कुलर ट्रैक के रेडियस को यहाँ तक मेजर कर रहे हैं, यहाँ तक या यहाँ तक। बी इज स्मॉल कंपेयर टू आर, ऐसा एक मिनट इमेजिन करें। तो दिस कार इज टर्निंग on a circular track of radius r. Okay, what are the forces acting on this car? Everybody knows, I guess. Normal reaction. Of course, there are two sets of normal reaction, I would say. There are four wheels, therefore there are four normal reactions as such. But ये जो outer wheels हैं, इन दोनों wheels पे लगने वाला combined normal of reaction मैं यहाँ पे N2 लिख देता हूँ. This will be vertical force, vertically upward. और ये जो व्हील है, इनर व्हील, इन पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को मैं N1 लिख देता हूं, ठीक है। एंड वेट फोर्स ऑफ कोर्स इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास। ये ड्राइंग थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे एक दूसरी ड्राइंग बना ले रहा हूँ। देखिए, ये सिंपल सी ड्राइंग, ये कार है हमारी, ये कार का रियर है, ठीक है। ये उसकी टेल लाइट्स हैं, और ये कार अंदर की तरफ जा रही है, इस रोड के ऊपर ऐसे घूम रही है कार, ऐसे ये अंदर की तरफ जा रही है। तो मैंने बहुत ही गंदा बनाया है, आई नो दैट, बट चलने दो यार। ये आउटर व्हील जो है ना, ये वाली व्हील है, यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है ये N2 है, और ये इनर व्हील पे जो नॉर्मल रिएक्शन है ये N1 है, और सेंटर ऑफ मास पे लगने वाली ये फोर्स mg है। ऐसा ये रोड है, गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है। This is what you need to understand. And there will be a friction force, of course, which provides the necessary centripetal force. This is the friction. This is the friction. Right? So, if the car is turning on this circular track in very normal fashion, let us imagine there is no skidding, there is no overturning, nothing. Then the set of equations that we can write is that N1 plus N2 must be equal to mg. That is one thing for vertical equilibrium, and there is one and only one horizontal force on the car, that is friction,
which must be acting towards the center of the circle, and this friction force is responsible for providing the necessary centripetal force to the car. If any object is trying to go in a circle, it will require a force acting towards its center of the circle, which is known as centripetal force. Obviously, this friction force has to be equal to mv square by r if the car is negotiating the curve in a normal way, no skidding, no overturning, nothing. Friction is of course equal to mv square by r, and n1 plus n2 is equal to mg. I hope you understand this. Now let us forget about overturning. For a moment, let us say there is no chance of overturning. Forget about overturning. Just forget about it. What does skidding means actually? If you go on increasing the speed of the car, you will require more and more centripetal force to negotiate that curve. अगर आपकी कार की स्पीड बहुत बढ़ जाए तो आपको बहुत बड़ा फोर्स चाहिए सेंटर की तरफ, तभी तो आप सर्कल में घूम पाओगे, क्योंकि the force required towards center is equal to mv square by r. So if you increase v, force has to increase. So what happens in practice, if you try to negotiate the curve with higher speed, the value of friction increases. The static friction is a self-adjusting force. It will increase. So it will increase. If you increase v, friction will increase. If you increase v, friction will increase. Now there is a limit to the value of friction. Friction cannot go beyond mu into n, right? So when you go on increasing the speed, friction is increasing, but it is a fact that friction can never go beyond mu into n, which means the maximum value that this friction can take is mu into n. The overall normal reaction n1 plus n2 combined is mg. Therefore friction has a peak value of mu into mg. You go on increasing the speed, friction is increasing, but if you want to remain safe, you should not increase the speed of your car beyond this maximum value. Now the speed is such that mv square by r is actually equal to peak value of friction, maximum value of friction. Now friction cannot go beyond this. If you try to move the car at a much higher speed, what will happen? There will be nobody, there will be no force which can provide the necessary centripetal force. Friction cannot increase beyond this. There is no other force acting in this direction. So if you demand a higher force for negotiating the curve, there is no agency which can provide you with this additional force. So what will happen? You will not be able to move in the circular track. You will not be able to move in the circular track because you are not having the required centripetal force. So what that means is you will not move in circle, but road is circular. आप सर्कल में नहीं चलोगे, रोड तो सर्कुलर है, आप सड़क के बाहर दिखाई दोगे. That means the car as a whole on the road, with respect to the road, if this is the car and this is the road, the car will fail to negotiate on the circular path. It will go outward, radially outward. This is skidding. The tires will slip on the road and the car will move out radially. So the maximum speed at which the car is not going to skid is this speed, V max. Both the m's are same. Write either capital M or a small m. It is actually mass of the car. So cancels out, and this V max becomes mu r g square root. Now everybody knows this. I mean, आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो जानते हैं. ओके, ठीक, यहाँ तक तो सभी जानते हैं, मेरा भी मानना है. So this is the maximum speed which will allow you to negotiate the curve. Now let us worry about overturning. Why overturning will happen? Look at this scenario. Look at this scenario. The first thing that I am trying to tell you, students, I will be working in the reference frame of ground only. अक्सर हम कार के रेफरेंस फ्रेम में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अननेसेसरी कंफ्यूजन अकॉर्डिंग टू मी. आप बच्चों को लगता है जहां मर्जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, जहां मर्जी नहीं लगाया. नहीं, मेरा ऑब्जर्वर जमीन पे ही खड़ा है भाई, मैं ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में ही काम कर रहा हूँ. उससे भी समझ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है. देखिए आप, अब हम जमीन के ही रेफरेंस फ्रेम में, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरटर्निंग, व्हाई दिस ओवरटर्निंग थिंग विल टेक प्लेस. एंड सेकेंडली, बहुत सारे बुक्स में, यूट्यूब वीडियोज में भी शायद
इस पॉइंट के अबाउट कार का टर्निंग कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो भी इट्स राइट एक्चुअली, बट आपको फिर से कंफ्यूजन होने लगता है क्योंकि सारे टीचर आपको रोटेशनल मोशन की क्लास में पढ़ाते हैं कि एनी कॉम्प्लेक्स मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास and rotation about its center of mass. So why not consider rotation about center of mass only? Why do unnecessary things which create more confusion? So there is the center of mass of the car. Let us try to see, let us try to study the various torques which are acting about center of mass. Though we can consider rotation about this point also, but I'll stick to center of mass so that there is no confusion in your mind. Okay, center of mass. Now look here. F force, friction force. This friction force is definitely trying to rotate this body, this car, about its center of mass in this fashion, that is clockwise fashion. So is this N1. This normal reaction N1 will also try to rotate the car about its center of mass in clockwise fashion. The normal reaction N2 will try to rotate it in opposite direction, that is normal reaction N2 will try to rotate it in opposite direction, which is anti-clockwise direction. And mg will have no torque about center of mass. So friction force and N1, they are trying to turn the car like this, whereas N2 is counterbalancing them. It is producing a torque like this. It is quite easy to see. Now if you go on increasing the speed, what happens? If you go on increasing the speed, what happens? As we have discussed right now, if you go on increasing the speed, friction will go on increasing because it has to provide the centripetal force. The car has, at higher speed, the car has much higher tendency to skid and therefore friction will increase. So please take a note. If you go on increasing the speed, friction will increase. If you are traveling at a higher speed, there will be higher friction, and if there is higher friction, it will have a higher torque about center of mass. So friction is trying to rotate this car like this. So at one point in time, if you just go on moving with higher and higher speed, अगर आप इस कर्व पे और ज़्यादा स्पीड पे चलोगे तो फ्रिक्शन इज हाई एंड विच विल प्रोड्यूस अ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इन दिस फैशन, क्लॉकवाइज फैशन. लेट अस से फॉर अ मोमेंट कि ये टॉर्क इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया कि सच में कार एक बार ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट में घूमने लगी. जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट. तो जैसे ही कार ऐसे घूमने लगी तो ये चक्का उठ जाएगा. ये चक्का जैसे ही जमीन से उठा, नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो गया, N1 तो जीरो हो गया भाई. तो जस्ट जब ओवरटर्निंग की सिचुएशन आएगी उस समय ये जो नॉर्मल रिएक्शन N1 था ये खत्म हो गया. थोड़ा एक्सेजरेशन मैंने दिखा दिया, ठीक है, चलो कार ओवरटर्न करने ही लगी है. ओके, इन दिस केस हम जो अभी इक्वेशंस लिखेंगे वो इमेजिन करके कि कार एक्चुअली अभी ऐसे ही है, जस्ट यहां से उठनी शुरू हुई है, पर आपको ये मन में आए कि हाँ ये उठ रही है, इसको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टिल्ट कर दिया. ओके, सो देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन N1 बट N2 इज वेरी मच देयर. अग्रीड? N2 इज देयर. Friction will be acting on these two wheels, right side wheels only. Okay, friction is there. And now there is a weight force acting at center of mass. We are studying various torques about center of mass of the body, right? So फिर से मैं याद करा दूं कि ये ड्राइंग थोड़ा मिसलीडिंग है, मैंने कार को ज़्यादा ही घुमा दिया है. एक्चुअली में हम स्टडी कर रहे हैं कि कार ने जस्ट यहाँ से ग्राउंड को छोड़ना शुरू किया है. सो दिस डायग्राम इज मोर अप्रोप्रिएट सॉर्ट ऑफ, बट देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन N1 नहीं है, पर सिचुएशन ऐसी ही है. तो ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्टेंस B है तो ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली वर्टिकल लाइन इस व्हील से B/2 डिस्टेंस पे, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ B/2. So students, please bear with me and try to understand that this distance is मोटा मोटी B/2. ये डायग्राम में थोड़ा एक्सेजरेशन हो गया. आई एम रिपीटिंग. इसको थोड़ा और ऐसा टिल्ट कर लो. सो B/2, राइट? सो व्हाट इज टॉर्क ऑफ N2 अबाउट सेंटर ऑफ मास? ऑब्वियसली N2 into B/2. N2 into B/2. जस्ट गाड़ी बस जस्ट ऐसे घूमना शुरू ही हुआ है. ये इस एग्जैक्टली इतना एक्सेजरेटेड सिचुएशन में नहीं है. N2 into B/2 ये टॉर्क है, ठीक है. और ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है
and it is counterbalancing the torque of friction. Now what is the torque of friction? Actually friction का torque है F into this height h, F into h. So I'll write this is equal to F into h. just उठना शुरू हुआ है, friction का torque is just higher than N2 का torque. I am writing taking the limiting case, so I am putting equal sign just to avoid any cumbersomeness. So just to keep it simple. Now if the car has just begun to go up, there is no vertical motion, so obviously N2 is equal to mg only. N1 plus N2 is equal to mg. N1 has gone to 0, so N2 is equal to mg. तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी फ्रिक्शन बढ़ेगा. जब फ्रिक्शन बलवान होगा तो ये इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ऐसे उठाना चाह रहा है, ये ऐसे जब उठाना चाहेगा तो यहाँ का कॉन्टैक्ट कमजोर होने लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन N1 डिक्रीज होने लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन N1 डिक्रीज होगा तो N2 बड़ा होने लगेगा, बिकॉज N1 प्लस N2 को तो mg के बराबर होना ही है. तो जैसे स्पीड बढ़ाओगे फ्रिक्शन बड़ा होगा टू अवॉइड स्किडिंग, और फ्रिक्शन जब बड़ा होगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क बड़ा होगा. फ्रिक्शन इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो ये पहिया जो है ये ग्राउंड को छोड़ने लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन N1 कमजोर होता चला जाएगा, N2 बढ़ने लगेगा, बिकॉज N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg. तो एक पॉइंट आया जब N1 जस्ट जीरो हो गया, इस समय N2 की वैल्यू ठीक mg के इक्वल है. तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं तो कोई बुरा नहीं है. बच्चों देखो, अगर हम माने कि अभी तक स्किडिंग नहीं हुई है, देयर इज नो स्किडिंग, फ्रिक्शन काफी बलवान है, 1 मिनट मान लेते हैं, और गाड़ी जो है वो फिसल नहीं रही है, अभी स्किडिंग नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू को मैं क्या लिखूं, म्यू इंटू एन लिख दूं? नहीं. अगर स्किडिंग नहीं हो रहा है तो मुझे कैसे पता कि फ्रिक्शन अपने पीक वैल्यू पे, स्पीड अगर अभी कम ही है, फ्रिक्शन को म्यू इंटू mg तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी है, कहीं बीच में ही है वो, और स्किडिंग नहीं हो रही है. अगर mv फ्रिक्शन 1000 न्यूटन तक जा सकता है और mv स्क्वायर बाय आर अभी जो चीज चाहिए वो हमें 800 न्यूटन ही चाहिए, तो फ्रिक्शन विल एडजस्ट इटसेल्फ टू 800 न्यूटन. ये फ्रिक्शन को म्यू mg तो तब लिखा जब हम एकदम लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन अपने पीक पे है, इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाई तो स्किडिंग हो जाएगी. नहीं, अभी हम ये मान ले रहे हैं कि स्किडिंग को भूल जाओ, स्किडिंग हो ही नहीं सकती, जस्ट इमेजिन कि स्किडिंग नहीं हो सकती. तो फ्रिक्शन को हमें क्या लिखना चाहिए, mv स्क्वायर बाय आर, बिकॉज द कार इज गोइंग टू नेगोशिएट द कर्व. सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर. इफ आई राइट दिस कैपिटल M, प्लीज, ऐसा, what do I get the value of V as? V will be equal to GRB by 2H square root of this. What does this V tell you? अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि स्किडिंग होती ही नहीं है, जस्ट इमेजिन कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्किडिंग, फ्रिक्शन इज सो लार्ज कि ये वाली घटना जो है ये होने वाली नहीं कि ये बाहर की तरफ स्किड कर गया. फ्रिक्शन की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत बड़ा, 1 मिनट इमेजिन कर लो, 1 मिनट स्किडिंग नहीं होती. तो स्किडिंग नहीं होती तो गाड़ी ओवरटर्न करने लगेगी, ये चक्का ग्राउंड को छोड़ देगा और इस चक्के के अबाउट गाड़ी घूमने लगेगी अगर स्पीड इसको एक्सीड कर गई. दिस इज द क्रिटिकल केस, लिमिटिंग केस, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन N1 0 हुआ है. Now what does the question ask? Question asks for what value of V by H, for what condition the car will overturn before skidding. स्किडिंग कब होगी, जब मैक्सिमम स्पीड इतनी है, बातचीत में आसानी के लिए मान लो 100 किलोमीटर पर आवर. ओवरटर्निंग कब होगी, जब स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है. इससे बड़ी स्पीड मतलब ये पलटा. क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार को ओवरटर्न करना है भले ही वो स्किड ना करे. हम चाहते हैं ये भले हो जाए पर ये कार ऐसे स्किड ना करे. इसका मतलब क्या हुआ, ओवरटर्निंग तब होगी जब स्पीड इसको क्रॉस करेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसकी वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर और इसकी वैल्यू है 100, तो सच बात है ना, यही पहले होगा ना. स्पीड बढ़ाओगे तो 90 पहुंच के ये पलट जाएगी, स्किड करने का तो अभी सवाल ही नहीं हुआ, 100 तक स्किड नहीं करेंगे. सो देयर विल बी ओवरटर्निंग बिफोर स्किडिंग इफ दिस नंबर V इज ग्रेटर देन दिस V max. So for skidding before, for overturning before skidding, this GRB by 2H root should be greater than
should be greater than this under root mu r g. Oh sorry, ये देखिए रूट दोनों तरफ से हटा दीजिए, जी भी हटा दीजिए, आर भी हटा दीजिए, फिर से समझिए, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ओवर टर्निंग होनी चाहिए स्किडिंग के पहले, तो ये स्पीड एक्चुअली लेस देन होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अभी हमने कहा कि ये 90 वो 100 होने से ये पहले हो जाएगा, स्पीड बढ़ा रहे हो तो। सो दिस नंबर शुड बी लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। फिर से देख लो, ये जो स्पीड है ये अगर मान लो 90 किलोमीटर पर आवर है तो 90 के ऊपर स्पीड जाने से ओवर टर्निंग होती है, और ये नंबर अगर 100 है तो 100 की स्पीड पे स्किडिंग होगी ना। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि ओवर टर्निंग हैपेंस बिफोर स्किडिंग, तो ये तभी होगा ना भाई जब ये 90 और वो 100 हो। अगर ये 110 होता, स्पीड बढ़ा रहे हो, तो पहले स्किड कर जाएगा ना, फिर ओवर टर्निंग की बारी आएगी। सो ओवर टर्निंग हैपेंस बिफोर स्किडिंग इफ दिस नंबर इज लेस देन द प्रीवियस वन। सो b by 2h is less than mu, which means b by h is less than 2 mu. ओहो, अगर b by 2h की वैल्यू लेस देन 2 म्यू हुई, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1 मिनट के लिए भाई म्यू की वैल्यू 0.75 है, मान लो म्यू की वैल्यू 0.75 है, तो b by h की वैल्यू 0.75 into 2 दैट इज 1.5। b by h अगर लेस देन 1.5 हुआ तो गाड़ी पहले ओवरटर्न करेगी, बाद में स्किडिंग की बारी आएगी। समझ में आई बात? सो तो ये गाड़ी को डिजाइन करते समय ये बी एच ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। और उल्टा कोई पूछे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी बाई एच दिस स्किडिंग विल हैपन बिफोर ओवरटर्निंग, तो यहाँ इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। आई होप यू हैव गॉट दी इसेंशियल कॉन्सेप्ट। इसी चीज को हम कार के रेफरेंस फ्रेम में अगर बैठे हों तो हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे mv²/r, वो कार के सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ दिखाया जाएगा। उस रेफरेंस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो गाड़ी को चलता हुआ एक तरह से नहीं देख रहा है कि नहीं, पर उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस पॉइंट के अबाउट गाड़ी को रोटेशन देने की टेंडेंसी रखता है। कैन यू सी दैट? नहीं दिख रहा है? समझ में आ रही मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में इस क्वेश्चन को करेंगे, कार में बैठ जाएंगे, तो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो गाड़ी को ऐसा इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो टर्न कर देना चाहता है, या नहीं देखेंगे यार 1 मिनट के लिए मान लें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अभी भी हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो चलो ना इसका कोई टॉर्क नहीं हुआ, फिर से वही फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क लेके क्वेश्चन तो वैसे ही बनेगा। सिर्फ ये ध्यान आएगा कि अगर स्किडिंग नहीं हो रही है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये mv²/r के इक्वल है, जो हमने पहले भी लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। जमीन पे ही रहो, उड़ने की क्या जरूरत, जमीन पे रख के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय। सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ दिखाया जाएगा। उस रेफरेंस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो गाड़ी को चलता हुआ एक तरह से नहीं देख रहा है कि नहीं, पर उसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस पॉइंट के अबाउट गाड़ी को रोटेशन देने की टेंडेंसी रखता है। कैन यू सी दैट? नहीं दिख रहा है? समझ में आ रही मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में इस क्वेश्चन को करेंगे, कार में बैठ जाएंगे, तो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो गाड़ी को ऐसा इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो टर्न कर देना चाहता है, या नहीं देखेंगे यार 1 मिनट के लिए मान लें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अभी भी हम सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो चलो ना इसका कोई टॉर्क नहीं हुआ, फिर से वही फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क लेके क्वेश्चन तो वैसे ही बनेगा। सिर्फ ये ध्यान आएगा कि अगर स्किडिंग नहीं हो रही है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये mv²/r के इक्वल है, जो हमने पहले भी लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। जमीन पे ही रहो, उड़ने की क्या जरूरत, जमीन पे रख के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।